और डीप डाइव रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक गाव शिंदे। और आज जिस कंपनी पर फोकस है वो है आरपीजी ग्रुप के दिग्गज टायर कंपनी है सीएट। और इसको चुना है अभिषेक ने। क्यों चुना है जरा ये समझते हैं। अभिषेक बताइए क्या रीजन है इसको आज चूज करने के पीछे। थैंक यू अभिषेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें था ना कि लास्ट पिछले अगर 3-4 महीनों में अगर देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा रनअप था। 3 महीने में देखें तो स्टॉक में जो है 40% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो इसका की रॉ मटेरियल बास्केट होता है उस पर भी एक गिरावट दर्ज हुई थी। और तीसरा जो है हाल ही में कंपनी ने जो एनालिस्ट मीट की थी, तो इन तीनों को देखते हुए हमने सोचा कि सीएट पर एक छोटा सा डिस्कशन होना चाहिए और इस कारण से जो है हमने आज के डिस्कशन के लिए सीएट को चुना था। ठीक है, तो फिर सीएट के लिए अभिषेक गुड मॉर्निंग। क्या टेक अवेज हैं? हमने देखा इनफैक्ट पिछले दिनों कल ही की बात है एनालिस्ट मीट टेक अवेज आते हुए दिखे थे। और टायर स्टॉक्स ऑटो बिक्री के डेटा के बाद एंसिलरीज रेडार पर हैं, लेकिन सीएट के लिए पॉजिटिव तो नहीं फिलहाल नजर आ रहे एनालिस्ट मीट टेक अवेज। देखिए सीएट की जब एनालिस्ट मीट थी तो उससे पहले जो है जिस तरीके से रॉ मटेरियल का करेक्शन हुआ था तो उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बताएंगे कि Q1 में जो उसका परफॉर्मेंस होगा या रॉ मटेरियल की गिरावट का जो इम्पैक्ट उसके मार्जिन पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ। सीएट के मैनेजमेंट ने जो इंडिकेशन दिए हैं प्राइमा फेसी वो ये दिए हैं कि जो रॉ मटेरियल का करेक्शन हुआ है उसका बेनिफिट दिखने को मिलेगा, वो Q2 में मिलेगा। तो इस लिहाज से जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी कि Q1 में नंबर आएंगे वो अब डिले होकर Q2 में आएंगे। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से कैम्सो का इसने जो एक्विजिशन किया है और उस एक्विजिशन के बाद से ये एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं जो है कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और हम भी मानते हैं कि वो आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि अगर बीकेटी का देखें तो उसका मार्जिन जो है 20% प्लस में होता है, जबकि सामान्य तौर पे जो सीएट और अपोलो काइंड ऑफ कंपनी इनका मार्जिन जो है लोअर डबल डिजिट रेंज में होता है। तो जब आप बड़ा ओएसटी बिजनेस एक्वायर कर रहे थे तो उससे लगा था कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, बट उसी के दौरान जो है टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। तो इसका जो कैम्सो का जो प्लांट है वो श्रीलंका में है और श्रीलंका पर यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 44% है। तो इस लिहाज से जो बेनिफिट आना चाहिए था वो आएगा या नहीं आएगा उसको लेकर थोड़ी सी जो है शंका बनी हुई है। तीसरा देखें तो शार्प रनअप के बाद में जो वैल्यूएशन है बहुत हाई हो गए। इस वैल्यूएशन के बाद में और ये जो शंकाएं जो है और रॉ मटेरियल के बेनिफिट में आने में जो डिले है उसमें जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो उसको देखकर ये लगता है कि जो करंट वैल्यूएशन है हो सकता है कि वो सस्टेन न कर पाए। ये जो क्रूड के प्राइसेस में जो थोड़ी सी नरमी है अभिषेक, क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट करेगा या फिर किसी दूसरे एंड से कॉस्ट बढ़ गई और वो चीजें न्यूट्रल हो गई हैं? माफ कीजिएगा मैं सुन नहीं पाया अभिषेक। क्रूड के जो प्राइसेस में हमने नरमी देखी है, क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट कर पाएगा? जी हाँ, यही मैंने अभी कहा कि क्रूड के करेक्शन के बाद से एक्सपेक्टेशन था कि इसके रॉ मटेरियल बास्केट में जो है करेक्शन आएगा और वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था कि वो Q1 से ही आना शुरू हो जाएगा। तो क्रूड का करेक्शन अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो उसका बेनिफिट दिखेगा, पर अब वो Q2 में दिखेगा। और मैं इसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच में जो है मिसमैच हो रहा है, उसकी वजह से जो वैल्यूएशंस एक बार सेटअप हो गए या रनअप हो गया है वो यहाँ से आपको आगे होता हुआ दिखाई शायद न दे। ठीक है, तो ये डीप डाइव रिसर्च उस स्टॉक पर जिसके बारे में आप जानना चाहते थे और काफ़ी तेज़ दौड़ लगा भी रहा था और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट्स भी हाल फिलहाल हमने होते हुए देखे थे। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया। कल एक और कड़क रिसर्च के साथ आपसे जुड़ेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और